नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक बार फिर से देश की सियासत में तहलका मचा दिया है। हालांकि ये रिपोर्ट तो जुड़ी हुई आर्थिक मामलों से, लेकिन इसको लेकर बीजेपी जिस तरह से परेशान नजर आई है, उससे समझ में आ रहा है कि इसका कहीं ना कहीं संबंध बीजेपी से भी है। और इस मामले पर जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर इस पर जांच करे। इन सारी बातों से बीजेपी बहुत परेशान नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हो चुकी है। एक बार फिर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप याद कीजिए कि राहुल गांधी जब जब अदानी पर सवाल उठाते हैं, मोदी और अदानी के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं, तब तब बीजेपी उनको घेरने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिशें बार बार नाकाम ही साबित हुई हैं। और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी से एक बार फिर ईडी पूछताछ कर सकती है। और ये खबर उस समय आई है जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण देश में उथल पुथल मची हुई है, बीजेपी अपने बचाव का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। और ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को बचाव का रास्ता क्यों ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने तो अपनी इस रिपोर्ट में सेबी की जो निदेशक है, चेयरपर्सन है माधवी बुच, उन पर आरोप लगाए हैं। सवाल सेबी पर उठे हैं, सेबी इसका जवाब दे देगी, माधवी बुच इसका जवाब दे देंगी, लेकिन बीजेपी इसका जवाब देने उतर पड़ी है। और इसके जवाब देने में वो कुछ खुलासे नहीं कर रही है, बल्कि उल्टे वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है। और फिर से वही सारे जो शब्द अभी तक बीजेपी जिनका इस्तेमाल करती आई है, गैंग, टूल किट, जॉर्ज सोरोस का की कठपुतली, ये सारे शब्द फिर से राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। और राहुल गांधी के बारे में जब ये खबर आई कि राहुल गांधी से अब ईडी पूछताछ कर सकती है, मामला है नेशनल हेराल्ड का, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि असल मामला क्या है। असल मामला यही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आने के बाद से जिस तरह से बीजेपी परेशान है, तो अब उसने राहुल गांधी को घेरने की नए सिरे से कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी एक बार नहीं 10 बार ये बात बोल चुके हैं कि मोदी जी, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अभी भी राहुल गांधी डरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ अब पूरा विपक्ष भी बिल्कुल बीजेपी पर और मोदी पर सवाल उठा रहा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पहले भी अदानी पर सवाल उठाए थे, वो अब भी इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा रही हैं। संजय सिंह, जिन्हें राज्यसभा से इसी बात पर निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने अदानी का नाम लिया था और मोदी से उनके रिश्तों पर बात की थी संसद में, तो उनको निलंबित कर दिया गया था। अब उन्होंने पीएम मोदी से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की है। और अब मैं आपको सुनाती हूँ राहुल गांधी का मई 2024 का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईडी ने जब उनसे पूछताछ की थी तो उसके पीछे की असलियत क्या थी, क्या कुछ छिपा था राज, क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने। पहले हम उनकी एक ये पुरानी बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपोर जी, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी की ये बात। आपने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए।
आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। और उसको बदलना ही होगा, क्योंकि 90% को आप चुप नहीं रख सकते, 90% की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। आपने सुना, यहाँ पर राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। चुनाव का वो वक्त है और तब राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात उठा रहे थे। अभी भी ये मुद्दा संसद में उठा और उस पर किस तरह से राहुल गांधी को अपमानित किया गया ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ सवाल जाति जनगणना का नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी, जब भी राहुल इस तरह की कोई मुद्दे की बात करते हैं तो बीजेपी असहज हो जाती है और उसके बाद फिर वो राहुल गांधी को चुप कराने के नए नए तरीके ढूंढती है। उसी का एक तरीका है ईडी या सीबीआई। राहुल गांधी यहाँ उन्होंने अपनी इस बयान में जिस तरह से जिक्र किया कि कैसे ईडी ने उनसे 55 घंटे तक पूछताछ की थी, और ईडी को अगर या मोदी को या बीजेपी को अगर ये गुमान है कि राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने इस गुमान को भी तोड़ दिया कि वो खुद गए थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कौन लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है राहुल गांधी के, और वो ये बात लगातार कर रहे हैं कि मोदी के शासनकाल में लोकतंत्र पर लगातार खतरा हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी को फंसाने के लिए ईडी को आगे किया जा रहा है, और एक बार नहीं दसियों बार ऐसा हो चुका है, तो अब एक बार फिर राहुल गांधी ने 10 दिन पहले 2 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया था, जब वो वायनाड में थे, और वहां से उन्होंने आधी रात को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण जो है वो 2 में से 1 को पसंद नहीं आया और अब ईडी मेरे दरवाजे पर आ सकती है, और चाय और बिस्किट के साथ स्वागत की बात राहुल गांधी ने की थी। क्या था राहुल गांधी का ट्वीट, देखिए। Apparently 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned. Waiting with open arms at Director ED, chai and biscuits on me. ये अगस्त 2 का 2024 का ट्वीट है, 2 तारीख का, जिसमें राहुल गांधी ने ये बताया है कि ईडी के भीतरी सूत्रों से ही उनको ये पता चला है कि एक रेड जो है, यानी एक छापे की तैयारी हो रही है। और 10 दिन होते ना होते राहुल गांधी की ये बात अब सच भी लगने लगी है, क्योंकि फिर से खबर आ रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी उनको फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था तब बीजेपी नेताओं ने इसको बहुत गलत बताया था, मजाक उड़ाया था और राहुल गांधी पर फिर तमाम तरह के तंज कसे थे। लेकिन आज जब ये खबर आ रही तो एक बार फिर साबित हो गया कि राहुल गांधी के आगे बीजेपी सरेंडर कर रही है। क्या है ये मामला और क्यों आखिर मोदी इतना डरने लगे हैं राहुल गांधी से कि बार बार वो ईडी को अपने बचाव में सामने करते हैं? क्या कुछ है इस मामले के भीतर, हम आज इसकी खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक पाचपोर जी। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी आपने ये ट्वीट भी देखा, इस ट्वीट पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, और राहुल गांधी का ये बयान भी आपने सुना। दीपक जी, इस बयान में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने परदादा कि उन्होंने कितने साल जेल में बिताए, हालांकि मोदी तो इस बात को कभी, नेहरू जी के योगदान को मोदी और बीजेपी और संघ कभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यह हकीकत है। और नेहरू जी ने वो जो साल जेल में बिताए हैं वो सब जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए बिताए। अब जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे भी कम से कम 10 साल रहना चाहिए, हालांकि 10 साल वो जो जिस तरीके से विपक्ष में उन्होंने गुजारे हैं वो भी किसी यातना से कम नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी ने अकेले उनको जितना तंज कसा है और जितने उन पर प्रहार किए हैं वो हम लोगों ने देखा है। अभी भी जब ये हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ है उसके बाद अब स्मृति ईरानी संसद से चले गई तो उनकी जगह कंगना रनौत आ गई हैं, और उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों में राहुल गांधी का अपमान करते हुए एक तरीके से उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। क्या है वो बात, मैं आपको एक बार सुनाती हूँ दीपक जी, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कंगना रनौत की बात को बहुत महत्व देने का मतलब नहीं है, फिर भी मैं उनके ट्वीट को यहाँ पढ़ना चाहती हूँ ताकि दर्शक हमारे जो देख रहे हैं वो ये समझ सके कि बीजेपी कितने तरीके से वार करने की कोशिशें करती है। कंगना रनौत लिखती है, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कड़वे, जहरीले, विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद करके दम लेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो हमारे शेयर बाजार को निशाना बना रही थी और जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, वो फुस्सी साबित हुई। वो इस देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सब कुछ अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद वो ये लिख रही हैं, मिस्टर गांधी जिंदगी भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए और जिस तरह आप जल रहे हैं वैसे ही इस देश के लोगों के विकास, गौरव और राष्ट्रवाद से जलते रहिए। वो आपको कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, आप एक कलंक हैं। पहली बार संसद में पहुंची हैं कंगना रनौत और वो राहुल गांधी को ये बता रही हैं कि उनको कभी कोई नेता नहीं बनाएगा और वो एक कलंक है। उनकी बुद्धि की बलिहारी मतलब कंगना रनौत जो कुछ बोल रही हैं उसको अगर हम महत्व न दें, फिर भी ये जो कुछ उन्होंने कहा है ये बीजेपी की जुबान है। गिरिराज सिंह भी यही बोल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी यही बोल रहे हैं, सारे लोग मिलकर आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं कि आपके कारण शेयर बाजार जो आज डूबा है 300 अंक एकदम से, जो जिसने गोते खाए और अडानी के शेयर भी डूब गए, ये सब जो है वो राहुल गांधी के कारण है। कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उसके बाद सेबी चीफ को अपने कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी को जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है और ईडी का फिर से राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंचने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या कहेंगे दीपक जी? तो मित्रा जी, आपकी इस चर्चा के बहुत सारे आयाम हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें कि राहुल गांधी से क्यों डरते हैं मोदी, थोड़ा सा और हम पीछे जाएं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं उनका संदर्भ कहीं न कहीं जो है, देखिए, हमारी आज़ादी की लड़ाई से सीधा सीधा जुड़ता है। और खासकर राहुल गांधी जिस पार्टी को का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके नेता हैं और जिसके कारण आज विपक्ष के नेता बने हुए हैं लोकसभा में, उनका सीधा संबंध जो है वो उसी कांग्रेस से है। अगर यही सवाल कोई पूछा जाए कि लगभग 65-70 देशों में जिस जिस अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं था, वहां के लोग आखिर महात्मा गांधी से क्यों डरते थे? क्या था महात्मा गांधी के पास? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, कुछ नहीं था उनके पास। सामान्य से पहले वो दक्षिण अफ्रीका के टॉल्स्टॉय फार्म में रहते थे, उसके बाद दूसरा फार्म उन्होंने बनाया, उसके बाद जब भारत आए तो भी आश्रम में रहा करते थे, कपड़े सारे उन्होंने त्याग दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल जमा उनके पास जो ताकत थी राहुल गांधी की, मैं कोई राहुल गांधी और महात्मा गांधी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कर सकता हूं कि कहां से उनको इंस्पिरेशन मिलती होगी, कहां से प्रेरणा मिलती होगी। और महात्मा गांधी की प्रेरणा लेने के हकदार हर कोई है। हम अपनी अपनी जगह पे, हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं, मौके होते हैं या विषय होते हैं। जैसे जैसे गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि मनुष्य की मुख्य रूप से ताकत क्या है, किस रूप में वो है ताकतवर बन सकता है, तो उन्होंने, बुद्ध ने अपने चेलों को बताया था 3 गुण होने चाहिए मनुष्य में। पहली जो चीज है वो होती है बुद्धिमत्ता, ज्ञान, वो सारी चीजों का उसको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए साहस, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होनी चाहिए करुणा। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, महापुरुष जिसको हम कहते हैं, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, मार्टिन लूथर किंग हो, आप जितने लोगों को उठाइए, अगर ये 3 गुण हैं तो आप समझिए कि उस मनुष्य के विकास को कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी के बारे में हम इस चीज को बार बार देख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पुराने प्रसंगों पे नहीं जाता मैं, अगर हाल के प्रसंग में जिस समय उन्होंने लोकसभा में कहा था कि उनका एक ऐसा बयान था जिसको मोदी जी ने कोशिश की कि उसको पूरे हिंदू समाज के लिए उसके साथ जोड़ दिया जाए। जब उन्होंने कहा कि आप जो है वो हिंसक है, आपकी विचारधारा हिंसक है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंसक है, आरएसएस की विचारधारा हिंसक है, तो मोदी जी ने उसको इस प्रकार से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की कि देखिए आप पूरे हिंदू समाज को जो है वो आप कह रहे हैं कि हिंसक है। लेकिन तत्काल उन्होंने एक क्षण का विलंब किए बिना भी उन्होंने उनकी बात को काटा। ये मैं हाल की चीजों को कह रहा हूं। पिछले अगर आप उसमें जाएं, लोग कितना भी मजाक उड़ाएं, आप भारत के अंदर आप उससे पप्पू कहिए, आप उससे बाल बुद्धि कहिए, युवराज कहिए, शाहजादा कीजिए, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो सत्य है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय हैं, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय, वो उसको बुलाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उसको पहचानने में थोड़ा कहीं ना कहीं जो गलत, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही है कि वो व्यक्ति क्या है। दूसरा जो बुद्ध ने बताया कि उसमें साहस होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के सारे लोग एक एक छोड़ कर जा रहे थे, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, या दूसरे वो कांग्रेस में ही रह के भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे थे। ऐसे समय में एक अकेला राहुल जो है वो नहीं टूटा। उसके बाद उसने 2-2 यात्राएं की। 2-2 यात्राओं के बाद जिस समय वो लोकसभा में आए, ये जनवरी 2023 की बात है, उन्होंने रास्ते भर में जिस प्रकार से भारत की
भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है उस प्रणाली में किस प्रकार से पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग जो है वो किस प्रकार से ताकतवर हुआ है, पूरे देश की संपत्ति को हाथों में लेता जा रहा है, क्यों आज देश की जनता जो है बदहाल है। इस चीजों का उन्होंने बराबर आकलन करते करते उन्होंने कई तरह की व्यवस्थाएं दी। आपको थोड़ा सा और बता दूं, कोरोना के दौरान जब लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा था तो इस व्यक्ति ने यही कहा कि आपको तत्काल इसके टीके उपलब्ध कराने चाहिए। थाली वाली बजाने से और तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा, मोमबत्ती जलाने से भी कुछ नहीं होगा। दुनिया के बहुत सारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे जो विशेषज्ञ हैं, उनसे वो लगातार बात करते रहे। उसके सारे के सारे वीडियो भी उपलब्ध हैं और इस दर्शकों को देखना चाहिए। आज भी वो अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। जिस समय वो यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से वो बात करते थे और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आप मुझे जैसा समझ रहे हैं वैसा चाहे आप समझते रहिए, ये आपकी अपनी अपना विकल्प है, आपकी अपनी पसंद है, आपका चुनाव है, लेकिन मैं क्या हूं ये उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। और अंतिम जो गुण जो गौतम बुद्ध ने बताया, जो मुझे हमेशा अपील करता है कि मनुष्य में करुणा होनी चाहिए, वरना आपकी बुद्धिमत्ता, आपका साहस, आपका ज्ञान, आपकी डिग्रियां, ये सारी की सारी जो है वो बेकार है। राहुल गांधी का आप पिछले 1.5 साल 2 साल का वो देखिए, सारी उनकी जो यात्रा है, मैं राजनीतिक यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपने सीने से लगाया है। इसको देख के मुझे अक्सर उन सारे महापुरुषों की ही याद आती है जिस समय दंगों के समय सारे लोग उतरते थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो गणेश शंकर जो पत्रकार थे वो हो, गणेश शंकर विद्यार्थी वो हो, या बहुत सारे नेता थे दंगों में उतरते थे। कोई संकट आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो मनुष्य की मदद करने के लिए वो उतरते थे। तो इन तीनों चीजों के कारण आज जो राहुल गांधी एक कंप्लीट पैकेज बन गए हैं, ऐसा पैकेज कि जो हमेशा सत्ता को डराएगा। मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी छोटे से शहर में इन 3 गुणों के साथ अगर कोई व्यक्ति उतर जाता है तो वहां के पूरे प्रशासन को वो हिलाकर रख सकता है। तो इसलिए अब जो है लगातार जो है उसके बारे में राहुल गांधी को लेकर जो है वो बहुत सारी मतलब सत्ता पार्टी जो है वो डर रही है। इस चीज का आभास हो चुका था राहुल गांधी को कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन चूंकि वो एक ऐसी जगह पर बैठे हैं, बहुत सारी सूचनाएं उनके पास आती होंगी, वो बहुत सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन इस बात को ये कहना कि हिंडनबर्ग के साथ विपक्ष की कोई ये है गठजोड़ है, तो चलिए मान लिया कि गठजोड़ है, लेकिन आप अगर बिल्कुल पाक साफ हैं तो आप क्यों नहीं उस चीज को बता देते कि कहां पर हमारी गलती है, बताइए। तत्काल प्रधानमंत्री मोदी को तो इस बात को लेकर जवाब आना चाहिए था। ये चुप्पी रहने से कुछ नहीं होगा। जितने बड़े प्रश्न होते हैं उसमें हमारे मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री जी, वो या तो उसमें गुम हो जाते हैं या उसके बारे में कोई बात नहीं करते। अब याद देखिए कि हमारे सबसे एकमात्र अच्छे बच गए पड़ोसी बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल हो रही है और इसके ऊपर जब सर्वदलीय बैठक होती है तो खुद मोदी जी जो है वो गुम हो जाते हैं। देश की जो सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक मणिपुर की घटना है, जहां पे अभी तक अशांति है। मैं आपको बताऊं, वहां पे कोई अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं सुधरी है। आज तक मणिपुर जो है हमारे मोदी जी नहीं गए। उसके बाद जब वायनाड में जो आपदा होती है तो उस आपदा के बाद तो 11 दिन के बाद 10 दिन के बाद वहां पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से आप खुद तो छुप रहे हैं और उसके अलावा राहुल गांधी पे आप इस प्रकार से हमले करा रहे हैं। जहां तक कंगना रनौत की बात है, मेरा विमर्श हो सकता है 2-3 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाए, मैं लेकिन तो आपके अभी के जो मुद्दे हैं उनको मैं कवर कर लेना चाहता हूं। अब कंगना रनौत, हाँ, अगर वो नहीं रहती सांसद तो हम शायद उनकी बात का कोई संज्ञान नहीं लेते, हम उस पर कोई बहुत चर्चा करने के लायक नहीं है वो। लेकिन जिस महिला का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान ये है, और ये दुर्भाग्य है कि वह जो सांसद है जो ये कहती हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। आप याद कीजिए, उन्होंने एक किसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो महिला इतने बड़े मंडी जो क्षेत्र मैं जानता हूँ, देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से वो एक है, जो बिलासपुर मंडी से लेकर काफी दूर तक, लगभग चाइना बॉर्डर तक उसकी सीमा लगती है। देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से मंडी का एक क्षेत्र है। वहां की सांसद अगर ये बोलती है, उन्होंने जो बयान दिया राहुल गांधी के बारे में, तो कि उन्हें ज्ञान नहीं, आपने कुछ बताया कि उन्होंने कुछ बड़ा विचित्र सी बहुत सी बातें की उसके बारे में कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये हाल का इतिहास है। राहुल गांधी के पास एक नहीं 2-2 मौके थे जब वो प्रधानमंत्री क्या कुछ भी बन सकते थे। ठीक है, 2004 में पहली बार चुन के आए, हो सकता है कि उतने जल्दी उनको सोनिया गांधी नहीं बनाती प्रधानमंत्री, मान लिया जाए। इसमें परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की राजनीति का वो एक अनिवार्य तत्व है, वो है, आपको उसके साथ ही चलना है।
उसको आप माइनस नहीं कर सकते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, जो भी पार्टियां हैं, सब में परिवारवाद है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब अगर कर रहे हैं, तो 2009 में तो उनके सामने रास्ता और भी साफ था। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता, इस समय तो बहुत अच्छे चांसेस थे, लग रहा था कि कांग्रेस जो है बहुत अच्छी लीड लेगी और हो सकता है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष नहीं बने राहुल गांधी, उन्होंने खड़गे जी को बनाया। यदि आज भी अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि कांग्रेस से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो आप यकीन मानिए यही परिवार जो है वो खड़गे को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोग इस बात की गलतफहमी निकाल दें कि राहुल गांधी इसलिए ये सारी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा, कंगना रनौत का ये कहना भी बहुत ही बेहुदा है और हास्यास्पद भी है कि उनको कोई नेता स्वीकार नहीं करेगा। कैसे नेता स्वीकार नहीं करेगा? उनको सड़कों पे नेता स्वीकार कर लिया गया और आपकी ही सरकार ने उन्हें विपक्ष का नेता का दर्जा दिया है। उन्हें सुनहरी बाग में वो शानदार बंगला दिया गया है जो विपक्ष के नेता के लिए सुरक्षित रहता है। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की कोई भावना नहीं है। जब एक व्यवस्था है कि ये विपक्ष का नेता है, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी सरकार और पूरी जनता मानती है कि ये विपक्ष का नेता है। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान का नेता तो बन चुका है राहुल गांधी, संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का नहीं है, ये एक अलग बात है। तो मेरे ये जो दोनों मुद्दे हैं, इससे कंगना रनौत को थोड़ा सा मतलब अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके सामने एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। उन्होंने जिस ढंग से पहली ही बार मैदान में उतर के जीत हासिल की है, भारतीय संसद जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की सदस्य बनी है, तो ऐसी बेतुकी बातों से उन्हें बचना चाहिए। बेहतर है कि 2-4 साल 5 साल थोड़ा अध्ययन करें, इन सारी चीजों को समझें, उसके बाद वो कुछ बोलना शुरू करें तो शायद उन्हें ज्यादा सम्मान प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे अटैक होंगे, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और राहुल गांधी जो है वो तैयार है, और इसके साथ साथ देश भी तैयार है देखने के लिए कि राहुल गांधी कभी भी जो है वो जेल की सीढ़ियों के पीछे हो सकते हैं। कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे परनाना ने जिस प्रकार से 9, 10, 11 साल जो उन्होंने जेल में निकाले, नेहरू जी का भी हमें पता है, बहुत शानो शौकत की जिंदगी जिया करते थे, और उसके बाद जब उन्हें जेल हुए 11 लगभग 10, साढ़े 10, 11 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रकाशन उन्होंने दिए, भारत के खोज वगैरह जैसी उन्होंने चीजें लिखी। हम उम्मीद करते हैं, हम तो कहते हैं सरकार को बहुत अच्छी बात है, आप राहुल गांधी को अंदर कीजिए ताकि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है और तेज हो सके। सर्वमित्रा जी। जी बिल्कुल, अगर राहुल गांधी को मोदी सरकार ने अगर किसी भी या ईडी का ही को आगे करके अगर राहुल गांधी को जेल भेजती है, तो ये तय मानिए कि फिर इस देश में राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो जाएगी कि फिर मोदी के लिए अपनी सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए फिलहाल मोदी एक वैकल्पिक व्यवस्था से शायद काम चला रहे हैं। वो कंगना रनौत को आगे कर रहे हैं, वो रविशंकर प्रसाद को आगे कर रहे हैं, वो गिरिराज सिंह को आगे कर रहे हैं कि उनके बदले ये सारे लोग राहुल गांधी पर अटैक करते रहें, मीडिया इन बयानों को चलाते रहे और लोगों का ध्यान जो है वो असल मुद्दे से हट जाए। लेकिन राहुल गांधी असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटने नहीं देंगे। दीपक जी, मुझे याद आता है कि इन्हीं चुनाव के पहले जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठा था, तब भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, और चुनाव के तुरंत बाद जो शेयर मार्केट गिरा था और उस पर राहुल गांधी ने सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को ये कहा था, इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये इनके कारण, क्योंकि इन दो लोगों ने ये कहा था कि आप इन्वेस्ट करिए और शेयर मार्केट जो है उसमें अभी वो ऊंचा जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए चुनाव के 4 जून को, तो उसके बाद शेयर मार्केट गिर गया। जाहिर है बहुत बड़ा खेल था जिसकी भनक जनता को नहीं लगी, लेकिन छोटे निवेशकों का, मध्यम निवेशकों का पैसा जो है इसमें डूबा। राहुल गांधी ने इसमें भी एक साजिश को देखा और उसमें उन्होंने लोगों को आगाह किया। राहुल गांधी जिस तरह से आगाह कर रहे हैं, या वो जिस तरीके की व्यवस्था अब इस देश में चाहते हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो जिसमें दलित और पिछड़े लोगों को ज्यादा उनका जो अधिकार है, सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके अलावा न्याय जो व्यवस्था उन्होंने, मतलब जो पिछले चुनाव में भी न्याय की उन्होंने एक योजना, जो परियोजना अपने सामने रखी थी, जिसके तहत हर गरीब को जो वित्तीय मदद की बात थी। और आप याद कीजिए, रामेश्वर नाम का वो जो सब्जी वाला था जो रो रहा था कि ठेले में आज उसने कुछ भी वो नहीं बेच पाया, राहुल गांधी जब उसको अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उससे जब वो न्याय व्यवस्था का जिक्र करते हैं, तो वो कहता है कि अगर ये ऐसी व्यवस्था हो जाती तो हम लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं होती।
राहुल गांधी का इस तरीके से आम लोगों से ये जो जुड़ाव और उन लोगों को ये जो आर्थिक समझ उनमें विकसित करना है या ये बताना है कि मोदी सरकार की ये जो नीतियां हैं किस तरह आपको नुकसान पहुंचा रही हैं और अगर हम आएंगे सत्ता में और हम ये नीतियां लाते तो किस तरह आपको फायदा होता। यही बातें जो हैं बहुत खटक रही हैं बीजेपी को और इसीलिए बीजेपी अब जब खुद फंस गई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तो अब वो खुद आगे कर रही है ईडी को ताकि राहुल गांधी को फिर से फंसा सके। हमने देखा है कि राहुल गांधी को जब उन्होंने संसद में नाम लिया था और अडानी और मोदी की जो तस्वीर दिखाई उसके बाद किस तरीके से मोदी सर ने वाला जो मामला फिर से उसको खोला गया और राहुल गांधी को उसमें सजा भी और इस तरह से सजा की उनकी संसद की सदस्यता भी छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, राहुल गांधी को संसद सदस्यता वापस मिली, लेकिन जितने दिन राहुल गांधी संसद में नहीं रहे उतने दिन भी मोदी के लिए बहुत परेशानी के रहे। तो अभी भी अगर मोदी उसी तरह का कोई खेल करने की कोशिश करते हैं तो तय है कि राहुल गांधी ही इसमें मतलब उनके लिए ही ज्यादा अच्छा होगा, चाहे वो जेल के भीतर जाए, चाहे वो संसद में रहे, चाहे बीजेपी उन पर हमले करे। नैरेटिव यही बन रहा है देश में इस समय कि राहुल के आगे बीजेपी जो है वो सरेंडर कर रही है। पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। अगर उस बयान को हम दिखा सके तो हम दिखा देते हैं पहले। लेकिन स्टेटमेंट आई है सेबी की तरफ से और जो सेबी की चेयरमैन और उनके पति दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट अपनी भी रिलीज करी है जिसमें सारे आरोपों को खारिज किया है। पर हिंडनबर्ग ने एक नया खुलासा भी किया है, कहा कि कुछ बातें तो मान ली है, बाकी चीजें भी मान ली जाएंगी। इस बीच गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि गैंग है पूरा, चाहे जयराम रमेश हो चाहे राहुल गांधी। भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पर कहा है, इस स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी, क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का, और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। नहीं, जेठमलानी कह रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग ने जिस तरीके की रिपोर्ट लेके आए, पहले ही 2 दिन पहले खुलासा कर रहे थे, ये स्टॉक मार्केट के अंदर खेल करने की, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की एक पूरी ये साजिश है। इसको किस तरीके से आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अडानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीधे सीधे पूछा है पवन खेड़ा ने, क्योंकि आरोप तो सेबी पर लगे हैं। ठीक है, माधवी बुच और उनके पति ने ये कहा कि नहीं ये सारे आरोप बेबुनियाद है और हमारा तो जीवन और वित्तीय ये सब ये जितनी चीजें हैं वो सब एक खुली किताब की तरह है। लेकिन हिंडनबर्ग ने जो माधवी बुच ने जो अपने वो सफाई दी थी उसके बाद उन पर फिर से उन्होंने आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने फिर से एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा है कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल है और नए महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है, हिंडनबर्ग ने ये लिखा है कि इसकी रिपोर्ट पर माधवी बुच की प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से पुष्टि करती है कि उन्होंने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए धन के साथ एक अस्पष्ट बरमुडा या मॉरिशस फंड में निवेश किया था। और ये भी लिखा है कि माधवी बुच ने यह पुष्टि की है कि ये फंड उनके पति के बचपन के दोस्त द्वारा चलाया गया था जो उस समय अडानी के डायरेक्टर थे। सेबी को अडानी मामले से संबंधित निवेश फंडों की जांच करने का काम सौंपा गया था जिसमें माधवी बुच के व्यक्तिगत फंड भी शामिल थे। एक ही प्रायोजक द्वारा निवेश और धन जिसे विशेष रूप से हमारी मूल रिपोर्ट में उजागर किया गया था, यह स्पष्ट रूप से हितों का एक बड़ा टकराव है। यानी हिंडनबर्ग अभी भी अपने आरोपों से दीपक जी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि कल मतलब शनिवार को उसने जो ये आरोप लगाए
कि जिस सेबी पर ये मतलब जिम्मेदारी थी कि वो हिंडनबर्ग ने जो अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए हैं कि आप ऑफशोर कंपनियों के जरिए बहुत बड़े मामले मतलब वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं, आप उसकी जांच करिए। अब पता चल रहा है कि सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड, उन्हीं के निवेश जो थे वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में थे, चाहे वो ऑफशोर की कंपनियां रही हों। और बात ये है कि ठीक है, आपने सेबी चेयरपर्सन बनने के पहले आपके निवेश थे और आपने बाद में उसमें आप हट गए, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर आप थे तो क्या आपने इसका पहले खुलासा क्यों नहीं किया, और सरकार हमारी क्या कर रही थी जिसे ये तक नहीं पता था कि जिस पर जिम्मेदारी है कि वो जांच करे वही इसमें कभी न कभी शामिल रही है। माधवी बुच और उनके पति पर यही तो आरोप है। और पवन खेड़ा का ये जो सवाल है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि आरोप लगे सेबी पे, आरोप लगे माधवी बुच पर, वो लोग जवाब देंगे। बीजेपी नेता इसमें किस तरह से जवाब देने उतर आए हैं, और प्रधानमंत्री भी जवाब देते तब भी समझ में आता कि सरकार उनकी है, लेकिन रविशंकर प्रसाद किस हैसियत से बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये शेयर बाजार को गिराने का। और उन्होंने तो ये आरोप लगाया सुधांशु त्रिवेदी ने कि जब जब संसद सत्र होता है तब तक विदेश से ऐसी कोई बात आ जाती है। फिर उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र कर दिया जिसमें मोदी पर सवाल उठे थे गुजरात दंगों के बारे में। ये सारा बीजेपी जिस तरीके से एकदम बचाव की मुद्रा में दिख रही है, दीपक जी क्या कहेंगे? पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए हैं वो कितने वाजिब हैं? देखिए, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हिंडनबर्ग जो है वो जब जब संसद चलती है तब तक जो है आप ऐसे खुलासे करते हैं। तो अभी संसद तो बहुत समय चलनी है, हर साल कम से कम 2 या 3 सत्र जरूर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्या आपके कामों का इतना बड़ा पिटारा है कि आने वाले समय में भी हम इस प्रकार से अलग अलग विदेशी एजेंसियों के जरिए जो है वो हम, अगर मान लिया जाए कि हिंडनबर्ग विदेशी ताकतों के बल पे कुछ इस प्रकार के खुलासे कर रही है, असली बात यह है कि खुलासे सही हैं या गलत हैं, आप ये बताइए। बाकी जिस प्रकार से पवन खेड़ा ने बताया है या हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं, सारा कुछ तो बहुत स्पष्ट है, ये बात तो क्लियर है। चलिए, आप मान लिया कि आपने जो ऑफशोर कंपनियों में, अदानी की ऑफशोर कंपनियों में सेबी के अध्यक्ष होने के बाद इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन पहले तो किया था। तो आपने अगर पहले किया था तो इसका मतलब यह है कि आपके कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही आपका उस कंपनी के लिए, या निश्चित रूप से आपके पति ने भी इन्वेस्ट किया, ये भी आप मान रहे हैं। चलिए, ये भी मान लिया गया कि आपने बहुत निष्पक्ष तरीके से आप काम कर रही हैं, लेकिन आपने जांच की कहां से? जो आरोप सेबी पर लगे हैं, सेबी ही उसकी जांच करे। ये इस प्रकार से हमारे देश में एक नई न्यायिक प्रणाली विकसित हो रही है। आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के ऊपर बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगा था, एक महिला ने लगाया था, उसकी जांच कौन कर रहा था? वो खुद कर रहे थे। ऐसा कैसे होता है? दूसरी बात, बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में देखिए आरोप प्रवृत्ति कुछ जगह और भी हो रही है कि जो आदमी आपके घर को इलीगल होने की नोटिस भी देता है, आपके कोर्ट जाने के पहले पहले ही वो उसके ऊपर बुलडोजर भी चला देता है। मतलब आप कार्यपालिका भी हो गए, आप न्यायपालिका भी हो गए। तो हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था है कि भाई कार्यपालिका का काम अलग है, कार्यपालिका के काम से हमें दिक्कत है तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। जो हमारे यहाँ दोषी होता है वही अपनी खुद की जांच करता है। तो भला कौन व्यक्ति है जो अपने आप को दोषी बताएगा? तो इस प्रवृत्ति को टालना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि इस प्रकार से कल को सरकार बदलती है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बदलेगी। अगर इस तरीके की परंपरा हो जाए तो हर सरकार जो है वो ऐसी शोषक हो जाएगी कि कोई भी उसके खिलाफ कोई भी आवाज जो है वो उठा ही नहीं सकेगा। मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा किस्सा, बहुत पुराना है थोड़ा सा। मोहन कात्रे एक ये हुआ करते थे, सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे। उस समय रिलायंस के खिलाफ भी कुछ शिकायतें जब हुई थी तो उनके पास गए थी, शिकायत गई थी सरकार की। बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव के सरकार के आसपास की बात है। लेकिन कोई बहुत अच्छी उसमें वो नहीं हो रही थी, मतलब जांच नहीं हो रही थी। तो बाद में कुछ खोजी पत्रकारों ने पाया, मानिक डावर नाम के एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे, उन्होंने स्टिंग किया ऑपरेशन। तो पता चला रिलायंस के एक छोटे से किसी कंपनी में उनके जो सुपुत्र है कात्रे साहब के, वो भी उसमें उनका कुछ बिजनेस इंटरेस्ट था। उस कंपनी को कुछ वो ये किया करते थे, मतलब ऑर्डर लिया करते थे और सप्लाई उसका जो है रिलायंस करता था। वो किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था, वो सब पे अगर कोई सर्च करे तो उसमें ये बात सामने आएगी। तो इस प्रकार से जो बिजनेस इंटरेस्ट होगा तो आप किसी भी तरीके की जांच जो है वो इस प्रकार से कभी भी पारदर्शी नहीं हो सकती। सारा मामला जो है, विपक्ष की सारी जो मांग है, हमारे जैसे लोगों की भी मांग है, मीडिया की भी मांग होनी चाहिए
कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे। अगर सेबी अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी चार्जेस हैं, तो आप उसे किस प्रकार आप वो कर रहे हैं? आप उन्हें सेबी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान, देखिए भारत का जो शेयर मार्केट है दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट्स में से एक है। वो पश्चिम का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है, हमारे शेयर में है। जितने जो विकसित देश हैं, चाहे वो दक्षिण एशिया के हैं या एशियन कंट्रीज हैं, विकसित देशों का बड़ा इन्वेस्ट भारत के अंदर शेयर मार्केट के अंदर अंदर है। अगर आप इस प्रकार के व्यक्तियों को बैठाकर उनका विश्वास पाएंगे, तो आप एक व्यक्ति को तो बचा सकते हैं, आप सेबी की जो अध्यक्ष है उसको बचा सकते हैं, आप अदानी को बचा सकते हैं, लेकिन आप देश की साख को जो है वो नहीं बचा पाएंगे। ये सबसे घातक होगा। इसमें छोटे, आप ये भी मत समझिए कि छोटे इन्वेस्टर्स तो हैं, चलिए ये डूब जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो शेयर मार्केट है उसकी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो छोटे जो निवेशक हैं उनसे ही बनी हुई है। बड़े निवेशक जो है केवल भारत में निवेश नहीं करते हैं, वो दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे, सब जगह करते हैं। लेकिन भारत का जो छोटा निवेशक है वो विदेश जाके नहीं इन्वेस्ट करता। अगर ये शेयर मार्केट डूबा, इसको बहुत बड़ा गोता जब लगता है, तो जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी कुल आय का या कुल संपत्ति का बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, मारे जाते हैं मिडिल क्लास। इसलिए सबसे मजेदार बात यह है कि इन सारी चीजों में देखिए, बहुत गरीब व्यक्ति तो शेयर मार्केट तक पहुंचता नहीं है। शेयर मार्केट का हिस्सा मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास जिसके पास कुछ अतिरिक्त पैसे बचते हैं वो उसमें डाल देता है शेयर में कि चलिए कुछ समय के बाद पैसा मिल जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास इस प्रकार से समर्थन कर रहा है, उन्हें यह लग रहा है कि मोदी जी की सरकार बिल्कुल ईमानदार है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे शेयर मार्केट में जहां पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो हेड के रूप में, तो वो नुकसान तो आपका हो रहा है। तो इसे छोटे शेयर मार्केट को निवेशक है उन्हें भी ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब देखिए हिंडनबर्ग वाला मामला है, वो आगे कहां तक पहुंचता है, क्या होता है, वो देखने वाली बात है। आज भी आप पता कीजिएगा, जो शेयर मार्केट में जो गोता खाया है जिसने, तो उसमें इन्वेस्टर जो ज्यादा जिनको नुकसान हुआ होगा वो सारे के मिडिल क्लास के लोग होंगे, पक्की बात है। बड़े इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता कि उनका सारे दुनिया भर में उनका पैसा फैलता है, मारे जाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स। तो इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स के ही हित में है कि सेबी का चेयरमैन जो भी हो नितांत ईमानदार हो, वो बहुत ही पारदर्शी हो, जिसके कोई खुद के इंटरेस्ट जो है किसी भी शेयर में न हो। कायदे से तो ऐसे लोगों को ही लिया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये मतलब मोदी जी की अपनी स्टाइल है ये काम करने की, और इस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। जी, दीपक जी का तो संपर्क इसका शायद मतलब है जी आपकी जी, आवाज आ रही है? जी, अभी अभी आपकी आवाज कट रही थी। जी। जी। तो आप, मेरा कहना है कि आप अगर बचाने की कोशिश करते हैं सेबी के अध्यक्ष को, उनके पति को, या उसके कारण अदानी को, उनके भाई गौतम अदानी को, या उसके सबसे आखिर में कहा जाए तो चलिए मान लिया कि मोदी जी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन सबको बचाने के चक्कर में शेयर मार्केट को जो डुबाएंगे उसमें सबका हाथ रहेगा, ये मेरा कहना है। तरुण मित्रा जी। जी बिल्कुल। मोदी अगर एक तरफ सेबी के चेयरपर्सन को जैसा कि आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी ये घोषणा कर दें कि हम उन्हें उनके पद से हटने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद इसकी एक जेपीसी जो है वो जांच करेगी, तभी विपक्ष जो है उसको फिर ज्यादा आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मोदी जिस तरह का उन्होंने रणनीति जो अपनाई है वो बहुत गलत साबित हो रही है, क्योंकि दूसरों को बचाने के चक्कर में वो अपनी सत्ता को ही दांव पर लगा रहे हैं। ये बात जब तक उनको समझ में आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग अभी भी अपने लगाए आरोपों से पीछे नहीं हट रहा। जब माधवी बुच और उनके पति की सफाई सामने आ गई तो उसके बाद नए सिरे से हिंडनबर्ग ने फिर से आरोप लगा दिए हैं, और इस बीच हिंडनबर्ग के आरोपों पर विपक्ष को चाहे जितना घेरने की कोशिश बीजेपी करे, लेकिन एक भी पुख्ता सबूत वो नहीं दे पा रही है। आप राहुल गांधी को अपमानित कर लीजिए, आप ईडी को बुला लीजिए। पिछले बार 2022 में राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी, लेकिन आज 2024 है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। ये बात ये साबित करती है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी उन पर लगातार हमलावर रही है और मीडिया बीजेपी का साथ दे रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि मीडिया भी कहां तक बीजेपी का साथ देगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट आई है इसको अब
प्राइम टाइम में दिखाना टीवी चैनल्स की मजबूरी हो चुकी है। शेयर बाजार में उनके भी पैसे लगे हैं, आम निवेशकों के भी पैसे लगे हैं और आम निवेशक जब ये देखेगा कि उसका पैसा डूब रहा है और सरकार जो है अभी भी राजनीति में लगी हुई है विपक्ष को घेरने में और राहुल गांधी को घेरने में, तो उसका भरोसा भी मोदी पर टूटेगा, मोदी सरकार पर टूटेगा। तो कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को मुश्किलों में खड़ा कर दिया है और मोदी सरकार अपने आप को बचाने के चक्कर में फिर से राहुल गांधी के आगे ही सरेंडर होती दिखाई दे रही है। तो दीपक जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, देखते हैं आगे इस मामले में और क्या क्या होता है। जो कुछ होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।